दिख रहा है सबको? नो मैम, वीडियो ऑन नहीं है आपकी। मैम दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने डिटर्मिनेंट्स फिर से लिखे हैं। पेरेंट रॉक में बस केवल इतना ही याद रखना है कि सॉइल में जितने इनऑर्गेनिक एलिमेंट होते हैं और जो मिनरल होते हैं वो पेरेंट रॉक पे डिपेंड करते हैं। मैंने लिख दिया है इसको एज इट इज। डिटर्मिनेंट्स का फिर से कॉलम बनाओ और जो मैं लिखती जा रही हूँ उतनी उतनी लाइन लिखते जाओ। एग्जाम्पल, अगर सैंड स्टोन आपकी पेरेंट रॉक होगी तो सैंड स्टोन में सैंड होती है तो आपकी सॉइल ऑटोमेटिकली सैंडी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है मैम। ओके। अगला इसमें है टाइम। ठीक है, nature of soil depends upon the time period for which parent rock has been weathered। जितने टाइम तक पेरेंट रॉक का टूटेगा, जब जितना पेरेंट रॉक टूटेगी उतना ही पेरेंट रॉक का जो एलिमेंट है वो सॉइल में आ जाएगा। तो सॉइल का जो नेचर है बहुत हद तक इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितने लंबे टाइम तक पेरेंट रॉक टूटी है या पेरेंट रॉक की वेदरिंग कितने लंबे टाइम तक हुई है। समझ रहे हो? यस मैम। अगर 5 साल तक पेरेंट रॉक टूटी है तो पेरेंट रॉक का कुछ मिनरल ही सॉइल में आएगा। अगर 50 साल टूटी है तो हो सकता है पूरी पेरेंट रॉक टूट जाए और सॉइल में पूरा पूरा कन्वर्ट हो जाए। तो उस केस में पेरेंट रॉक में जितने मिनरल रहे होंगे 100% मिनरल सॉइल में आ जाएंगे। तो टाइम पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि कितने लंबे टाइम तक पेरेंट रॉक की वेदरिंग हुई है, यानी उसका घर्षण या फिर उसका इरोजन हुआ है कितने लंबे टाइम तक, इस बात पे भी डिपेंड करती है सॉइल। ऊपर वाला लिख लिया? यस मैम। ठीक है मैम एग्जांपल लिख। या दूसरे, अच्छा ओके। और दूसरे एग्जांपल में लिख दो, द लॉन्गर द टाइम मोर मैच्योर द सॉइल इज। जितना लॉन्गर टाइम मिलेगा उतनी ज्यादा मैच्योर सॉइल बनेगी टाइम में। ठीक है, अगला फैक्टर है टोपोग्राफी। मैम हाँ, फिर कैसे मैम, मेच्योरिटी अगर कम भी होगी तो क्या प्रॉफिट, क्या अगर ज्यादा हो गया कम होगी तो? अच्छा ठीक है। एग्जाम्पल ये है कि अगर एक गाय का बच्चा है वो बिना गाय बने दूध दे सकता है क्या? गाय का बच्चा पैदा हुआ, वो काफ है और तुम बोल रहे हो मेरे को आज ही दूध चाहिए, मिल जाएगा क्या? तो वही रॉक के साथ प्रॉब्लम है। नई नई सॉइल बनेगी तो उसमें उतने इनफ इंग्रेडिएंट्स ही नहीं होंगे कि तुम उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सको। जितनी ज्यादा पेरेंट रॉक की वेदरिंग होगी, जितने लंबे टाइम तक पेरेंट रॉक टूटेगी, उतना ही अच्छा मिनरल कॉम्पोजिशन होगा सॉइल का, और जितने ज्यादा सॉइल में मिनरल्स होंगे उतनी अच्छी एग्रीकल्चर होगी। ठीक है, आ गया सबको? ठीक, यस मैम। फिर इसमें लिखो हिली एरियाज हैव थिन सॉइल्स। क्यों? इसमें बस यहीं से शुरू करना है। टोपोग्राफी पे कैसे डिपेंड करती है? हिली एरिया जो होते हैं उसमें सॉइल पतली होती है, क्योंकि माउंटेन के ऊपर सॉइल टिक ही नहीं पाती। माउंटेन पे जैसे सॉइल जमा होती है वो रोल करके नीचे आ जाती है, ढनक जाती है। ठीक है, लेकिन जो प्लेन होते हैं, प्लेन्स पे सॉइल कैसी होती है? वाइल प्लेन्स हैव थिक सॉइल। थिक और थिन का फर्क समझ रहे हो? यस मैम। जब मैंने सॉइल प्रोफाइल पढ़ाया था तो मैंने सॉइल प्रोफाइल में सॉइल के 4 एलिमेंट बताए थे। ठीक है, तो ये मानते हो कि सॉइल ऐसी सी होती है, ये बैंड्स है सॉइल के। तो प्लेन एरिया में सॉइल मोटी होगी, उसकी ऊंचाई सेंटीमीटर में ज्यादा होगी, मतलब बहुत डीप रूटेड वेजिटेशन भी आप प्लेन एरिया में उगा पाएंगे, क्योंकि नीचे तक सॉइल है, बहुत नीचे तक। तुम 1 मीटर 2 मीटर खोदते हो वहां तक सॉइल मिल जाती है, क्योंकि मोटी सॉइल है। माउंटेन में के टॉप पे क्या होता है ना, जब वेदरिंग चट्टान की होती है और यहाँ पर इकट्ठी नहीं हो पाती सॉइल, क्योंकि जैसे इकट्ठी होती है वैसे ही वेट के कारण
ग्रेविटेशन के कारण नीचे चलती चली आती है। तो माउंटेन एरिया पे जो सॉइल होती है वो कैसी होती है, पतली होती है। तो थिक और थिन सॉइल अलग अलग जगह पाई जा रही है। तो ये टोपोग्राफी पे डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही है? कोई है जिसे नहीं समझ आ रहा? माने आपको समझ आ रहा है थिक और थिन सॉइल का डिफरेंस? सैम आ रहा है तुम्हें? यस मैम। शाश्वत, व्हाट अबाउट यू? मैम आ रहा है। ओके, लास्ट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये क्या है कि सॉइल, अर्थवॉर्म, एग्जांपल मैंने अर्थवॉर्म का दे दिया है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे इंपॉर्टेंट है? सॉइल होता है, सॉइल में नॉर्मल प्रोफाइल है, ये रहा सॉइल मेरा। अभी अर्थवॉर्म आएगा और सॉइल में छेद करके अंदर तक जाएगा, फिर ऊपर तक आएगा, ठीक है। तो इस तरह सॉइल के अंदर एयर ट्रांसमिट कर पाते ये ऑर्गेनिज्म। केवल अर्थवॉर्म नहीं, बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म है और बहुत तरह का कंट्रीब्यूशन देते हैं सॉइल को। लेकिन तुम्हें अर्थवॉर्म का एग्जांपल लिखना सबसे इजी है, क्योंकि एरिएशन किसमें हेल्प करता है? एरिएटिंग में। अगर तुम्हें एयर ट्रांसफर करानी है सॉइल के अंदर तो एयर अपने आप तो जाएगी नहीं, एयर हल्की होती, सॉइल भारी होती। तो जो वेरियस ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं, या वो रेस्पिरेशन करते हैं, या सॉइल के अंदर वो बरो करते हैं, वहां अपना घर बना लेते हैं। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सॉइल की एरेटिंग करने में हेल्प करते हैं। तो उससे सॉइल को ऑक्सीजन मिलती रहती है और सॉइल का जो मिनरल बैलेंस रहता है वो मेंटेन रहता है। किस किस को ये बात समझ आ गई? मैम आ गई। ओके, मैम आ गई। तो अर्थवॉर्म इसी वजह से क्या करता है? एरिएशन करता है। ठीक है, इतना अभी के लिए इतना ही है। इस जब ये हो जाएगा तो बताना, फिर करेंगे टाइप्स में। 2 बच गए हैं, एलुवियल और रेड, वो भी करने हैं भी। क्या हो गया सबका? यस मैम। ओके, तो अब एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल कहाँ पाई जाती है? बताओ। लिखो भाई, एलुवियल सॉइल is deposited as alluvium by rivers, गंगा, यमुना, और ये नदियां जो है अपने साथ में जो एलुवियम लाती हैं या सिल्ट लाती हैं, ठीक है, उससे बनती है एलुवियल सॉइल। तो इंडिया के केस में गंगा या ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन है, इंडो गैंगेटिक प्लेन है या ब्रह्मपुत्र प्लेन है, इस वाले प्लेन में जितनी भी सॉइल है वो कौन सी सॉइल है? एलुवियम सॉइल, एलुवियल सॉइल। किसी को डाउट है इस पे कि एलुवियल सॉइल क्यों है? नो मैम। कुछ ऐसा सा है इंडिया, तो ये वाला रीजन जो है यूपी, बिहार, बंगाल, ये क्या है? ये एलुवियल सॉइल वाला रीजन है। समझ रहे हो? इधर से ब्रह्मपुत्र आता है, वहां पे एलुवियम है, और इधर से गंगा यमुना बहती है। तो ये लोग सिल्ट अपने साथ में लाती हैं। और सिल्ट कैसे बनता है? चट्टानों को तोड़ तोड़ करके जो रेत बनती है, सिल्ट और भी उसमें इंपॉर्टेंट मिनरल्स रहते हैं, उससे ये एलुमिनियम फाइन फॉर्म होता है। तो बेसिकली जो एलुवियल सॉइल होती है वो डिपॉजिट की जाती है इन द फॉर्म ऑफ एलुवियम, और जो रिवर अपने साथ लाती है उसको बोलते हैं एलुवियम या सिल्ट। उसी के बेसिस पे इसका नाम क्या पड़ा है? एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल इज डिपॉजिटेड एज एलुवियम बाय
रिवर, ठीक है, और इट इज मोस्टली फाउंड इन, कौन से एरिया में सबसे ज्यादा पाई जाती है? अभी अभी बताया था, इंडो गैंगेटिक एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन। ब्रह्मपुत्र और इंडो गैंगेटिक नदियां जो है वो अपने साथ जब ऊपर से चलती हैं तो ढेर सारा सेडिमेंट या एलुवियम लेके चलती हैं। नदियों के किनारे वो उसको लगाती जाती हैं और एलुवियल सॉइल बनती जाती है। इसका फीचर क्या है? इट इज वेरी फर्टाइल सॉइल, बहुत फर्टाइल है, इसीलिए इन प्लेन्स पे एग्रीकल्चर काफी अच्छी होती है। और अगला दूसरा पॉइंट है, ये है सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। अभी ठीक है? यस मैम। ओके, इसको लिख लेना तो बताना। तो एलुवियल सॉइल कुछ और नहीं है, नदियां अपने साथ ऊपर से चलती हैं और चट्टानों को तोड़ते 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 तोड़ते, ये मैंने ग्रुप में भी पढ़ाया था जब ग्रुप पोएम पढ़ाई थी, तो तोड़ती जाती हैं और अपने साथ में ग्रुप मैंने तुम्हारी क्लास में पढ़ाई है? नो मैम। ओके, 7th में पढ़ाई होगी, तो वैसे ग्रुप 8th के सिलेबस में भी तो है, ठीक है, कोई नहीं। तो जो नदियां होती हैं वो ऊपर से चलती हैं और अपने साथ में चट्टानों को तोड़ते हुए सेडिमेंट लेके चलती हैं, तो नदी भारी रहती है। फिर जहां जैसे वो प्लेन्स में आती है तो नदी का जो वेट होता है सेडिमेंट का बहुत हैवी होता है, तो नदी सेडिमेंट को छोड़ती जाती है और खुद पानी को लेके आगे बढ़ती जाती है। दैट्स हाउ रिवर प्रोग्रेसेस। सबको समझ आ रहा है? चट्टानों से ऊपर से तो नीचे ऐसे गिरती है झरने के फॉर्म में, तो झरने के फॉर्म में गिरती है तो बहुत क्या रहता है? ग्रेविटी रहता है, तो ढेर सारा पत्थर, कंकड़, सेडिमेंट सब गिरते जाते हैं उसके साथ। लेकिन जब प्लेन्स में आती है तो प्लेन्स में उतनी ढलान नहीं रहती है, तो इस चक्कर में वो क्या करती है? अपनी साथ लाए हुए सेडिमेंट्स को नदियों के किनारे इकट्ठे करती जाती है। ठीक है, लिख लिया सबने? यस मैम। ओके, वेरी क्लास गुड। में क्रिशेस भी आ गया। वैसे चेक करने आए हो कि क्लास चल रही है कि नहीं चल रही है? मैम वो कुछ बोल नहीं रहा। कृषि में या वेदांत है, कौन है भाई? मैम। मैम वो पक्का कृषि में। मैम हम देख के ही पहचान लेते हैं। ओके, अब बची रेड सॉइल, उसके बाद पढ़ना है सॉइल इरोजन और चैप्टर खत्म। रेड सॉइल के बारे में भाई कुछ बताओ, किसको पता है? कृषि तुम्हें पता है तो तुम ही बताओ। कैसे बनती है ये? डेक्कन प्लेटू में जो इग्नियस रॉक्स हैं, इग्नियस रॉक्स के इरोजन से बनती है ये, समझ गए? तो इट इज डेवलप, ये क्या नदियां बनाती है रेड सॉइल को? नो मैम, नदियां नहीं बनाती, नदियां बनाती है एलुवियम सॉइल को या एलुवियल सॉइल को। रेड सॉइल जो होती है वो जो एंशियंट इग्नियस रॉक्स हैं आपकी, जब उनकी वेदरिंग हो जाती है, वेदरिंग मतलब जब वो टूट जाती है, धीरे धीरे घिस जाती है, उससे बनती है रेड सॉइल। समझ गए? और ये रेड क्यों है? क्योंकि उन इग्नियस रॉक्स में क्या बेटा पाया जाता है? आयरन। आयरन। इसी वजह से ये दिखने में रेड होती हैं। यस मैम। तुम्हारे ब्लड का कलर रेड क्यों है? क्योंकि हमारे पास हीमोग्लोबिन है। क्योंकि और उसमें क्या प्रेजेंट होता है? आयरन। समझ लो, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। तो यही फंडा यहाँ पे भी है कि जब लावा फटा ऊपर से तो बहुत टाइम पे इग्नियस रॉक बन गई, फिर वो इग्नियस रॉक्स धीरे धीरे विंड के थ्रू इरोड होती गई, कंकड़ पत्थर में कन्वर्ट हो गई, और टूटी तो पाउडर में कन्वर्ट हो गई, और धीरे धीरे रेड कलर की सॉइल में कन्वर्ट हो गई। समझ गए? यस मैम। एग्जाम्पल कहाँ पाई जाती है? दे आर फाउंड इन, अभी बता दो पेनिनसुलर प्लेटू वाले कौन कौन से एरियाज हैं?
तो मैम कर्नाटका में केरला पाई और जाएगी, कोई तमिलनाडु। डाउट है? मैम केरला। केरला में नहीं जाती बेटा, कर्नाटका, केरला में है ही नहीं पेनिनसुलर प्लेटू। कर्नाटका में है, आंध्रा में है, उड़ीसा, झारखंड, तमिलनाडु, तमिलनाडु में भी कुछ एरियाज में होगी। तो पेनिनसुलर प्लेटू देखो छोटा सा इंडिया बना दे रही हूँ मैं, यहाँ पे बना दे रही हूँ समझाने के लिए। ये वाला रीजन पेनिनसुलर प्लेटू है। तो यहाँ पे बेसिकली गुजरात है, आंध्रा और ये कर्नाटका, ये सब आता है, समझ गए? केरला और तमिलनाडु में कुछ कुछ एरियाज में होगी, मेजरली ये नहीं है। मेजर यही है पेनिनसुलर प्लेटू जो मैंने बनाया है। तो नीचे का ये तमिलनाडु, केरला, ये सब छूट जाता है, थोड़ा मान लो और नीचे आता होगा, फिर भी मेजर एरिया यही है, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका। समझ गए? यस मैम। हटाना मत, एक सेकेंड। मैं हटाने रही हूँ, मैं तो इसको बस बना रही हूँ। और अच्छा पेनिनसुलर प्लेटू, चलो बन गया। इसके बाद पढ़ेंगे सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन पढ़ना है उसके पहले। मैम कितने नोट्स है? बस सॉइल इरोजन की डेफिनेशन और कंजर्वेशन की 4-5 टेक्निक्स, चैप्टर खत्म। और आज होमवर्क भी मिलेगा तुम लोगों को। ठीक है मैम। मैम क्या मिलेगा? ये जो चैप्टर पढ़ा दिया है इसकी पूरी एक्सरसाइज करनी है सबको अपनी अपनी बुक से। ओके मैम। और रो थोड़ा, बाल्टी भर भर के आंसू निकालो, इतने कम में काम नहीं चलेगा। एक बाल्टी तो निकलनी चाहिए कम से कम। मैम एनसीईआरटी में कोई ये भी चैप्टर है क्या, मिनरल नाम से? हाँ है बेटा। मैम वो कब पढ़ेंगे? पढ़ेंगे पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। इस बार तो वैसे भी सबको प्रमोट कर दिया जाएगा, तो आराम आराम से पढ़ो। नहीं मैम, किसने कहा? किसने लिख लिया है ये? हम लिख लिया। सबने लिख लिया है ना? मैम मुझे आदि पे कभी कभी शक होता है कि ये नोट्स बना नहीं रहा है। मैम मैं बना रहा हूँ। नहीं, मैंने बस ये बताया कि मुझे बस शक होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं सही हूँ या गलत। अच्छा बताओ, सॉइल इरोजन क्या होता है? वेदरिंग अवे ऑफ सॉइल। वेदरिंग हो जाएगी क्या सॉइल की? शायद। बस इतना ही है। रिमूव, ये मैंने तुम्हें समृद्धि 7th में भी पढ़ाया था। रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल by various agents like वाटर, water and wind। याद आई? यस सर, यस मैम। is known as soil erosion। लिख लो इसको। अब ये 9th और 10th में ना भूल जाना। लाइक के बाद क्या लिखा? वाटर एंड विंड। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इम्पैक्ट, हेडिंग डालो इम्पैक्ट ऑफ सॉइल इरोजन, और उसके लिए पहला पॉइंट लिखोगे क्या? सॉइल लूजेस इट्स फर्टिलिटी। दूसरा है सॉइल बिकम्स बैरन। बैरन मतलब बंजर। BARREN। ये तो इम्पैक्ट है। इधर साइड में लिख रही हूँ मैं रीजन क्या क्या है। तो केवल किस किस चीज, रीजन क्या हो सकता है सॉइल इरोजन के? कभी कभी ऐसा होता है कि सॉइल के पास है 50 मिनरल और आपने एग्जॉस्ट कर लिए पूरे 50, तो यानी ओवर यूज हो जाए अगर सॉइल का। मान लो सॉइल एक साल में सॉइल एक क्रॉप अच्छे से दे पाएगी, समझ गए? तो एक साल में सॉइल में अगर एक क्रॉप उगाओ तो क्रॉप भी उग जाएगी और सॉइल को टाइम मिल जाता है अपने मिनरल को वापस से रिप्लेनिश करने का। लेकिन तुम मान ही नहीं रहे, अड़े हुए हो कि मैं एक साल में सॉइल में तो 4-5 क्रॉप उगाऊंगा,
तो उस केस में सॉइल थक जाएगी क्रॉप उगाते उगाते और वो बंजर हो जाएगी। तो एक्सेसिव यूज करोगे अगर सॉइल का तब भी सॉइल इरोजन हो सकता है। समझ में आ गई कितने को ये बात? मैम आ गई। तो पहला रीजन तो है ओवर क्रॉपिंग, इसको मैं पॉइंट में ही लिख रही हूँ। दूसरा रीजन क्या है बेटा बताओ? मैम ग्रेजिंग। डिफॉरेस्टेशन, ये तो सबको पता होना चाहिए क्योंकि जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो सॉइल को बांध के रखती हैं। पेड़ की जड़ें ऐसे ऐसे करके होती है ना, रूट्स अंदर, वो सॉइल को बांध के रखती हैं। कभी अगर किसी पेड़ को उखाड़ोगे तो देखोगे उसकी जड़ों पे बहुत सारी मिट्टी चिपकी यस होती मैम। है ना, तो वो बांध के रखती है। अगर तुम पेड़ काटते जाओगे तो सॉइल लूज होती जाएगी और जितना लूज होगी उतना ही ज्यादा पार्टिकल्स है वो। तो अगर तुमने सॉलिड में उनको कन्वर्ट कर दिया तब तो ठीक है। तो सॉलिड में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? पेड़ लगा देते हैं और पानी देते रहते हैं तो सॉइल बंधी रहती है। अगर सॉइल ड्राई रहेगी, समझ रहे हो, Yes, ड्राई रहेगी और वहां कोई पेड़ नहीं रहेगा तो वो जल्दी ही विंड के साथ उड़ जाएगी। तो Yes, डिफॉरेस्टेशन। अगला क्या है? अगर मैम अगर उसमें ट्रीज ओवर ग्रेजिंग। हाँ क्या बोल रही हो समृद्धि? अगर उसमें ट्रीज वगैरह भी लगे हुए तो तब भी तो सॉइल उड़ेगी अगर हाँ, आंधी लेकिन कम तेज हो। उड़ेगी ना, बहुत हद तक कम कर सकते हो। ये एक नॉर्मल एरिया है जिसमें कोई ट्री नहीं है और एक इस वाले एरिया में 15 20 25 30 ट्री लगे हुए हैं, तभी तो ट्री प्लांटेशन कराया जाता है। उससे ऑक्सीजन भी मिलती है और सॉइल भी बची रहती है। जितने ज्यादा ट्रीज को प्लांट करोगे उतना ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा और उतना ही कम सॉइल इरोजन होगा। किस किस को समझ आ गई? ओके, वेरी गुड। तो ये तीन तो रीजन हो गए। इसके अलावा एक और रीजन है शिफ्टिंग कल्टीवेशन और मल्टी क्रॉपिंग, वो भी लिख लो। ओवर क्रॉपिंग का ही वैसे पार्ट है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, एक जगह तुमने उगाई खेती करी, फिर तुम भग गए दूसरी जगह, उस वाली जमीन को तुमने खुला छोड़ दिया, तो क्या होता है ओवर द टाइम वो उड़ जाता है। मान्या कौन है जिसका माइक ऐसे काम कर रहा है? सबका तो माइक ऑफ है। मैम पता नहीं कहाँ से हो रहा है। अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। यस मैम। तो ये तीन रीजन लिख लो। इसके अलावा एक और रीजन लिखो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये तीन लिख जाएगा इसके ऊपर। हाँ थर्ड पॉइंट क्या है? कौन सा पॉइंट? थर्ड पॉइंट ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स। सॉरी, ओवर ग्रेजिंग ऑफ नहीं, ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स। बाय एनिमल्स। ओवर ग्रेज जब कर देते हैं तो जमीन से वो घास वास खा जाते हैं, फिर जमीन भी प्रोन टू हो जाती है इरोजन और इरोड हो जाती है। चौथा पॉइंट इसमें लिखना है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। मैम वैसे टेंसेस का टेस्ट कब होगा? जल्द। मैम जल्द मैम बता। मैम अभी ना लेना मैम, मैथ्स का टेस्ट है मैम मंडे को। हाँ तो मंडे के बाद ही लूंगी, डोंट वरी। वो तो मेरा भी है मंडे को मैथ्स का नेक्स्ट टेस्ट। वीक में तो हो मैम जाएगा। कुछ नेक्स्ट वीक में हो जाएगा, किसी भी दिन ले सकती हो नेक्स्ट वीक में, मंडे के बाद। रेडी रहो। मैम ये बता। लिख लिया किस किसने? मैम लिख तो लिया मैम, बता के लेना। हाँ बता के ही लूंगी और क्या, लेकिन वैसे बिना बताए लो तो तुम लोगों की असलियत ज्यादा दिखाई देती है। बता के लो तो तुम लोग अपना ऐसे पढ़ाई का नकाब ओढ़ लेते हो कि नहीं मैं तो बहुत पढ़ा है बहुत पढ़ा है। बिना बताए लो तो एक्चुअल पता चलता है कि कुछ करते भी हो घर में या बैठे रहते हो केवल तुम लोग। तो मतलब कल टेंसेस पढ़ना है। हाँ और क्या, पढ़ते चलो, उसी में फायदा है। मैम और है इसमें? हाँ बस अब नहीं, बस रीजन 4 हो गए। अब हम क्या लिखेंगे? अब हम सीधे लिखने वाले हैं सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स। सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स में मैं 5 टेक्निक्स के केवल नाम लिखूंगी। तुम्हारा वर्क ये है कि तुमको उनके बारे में क्या करना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें डिटेलिंग देनी है कि कैसे कैसे ये फार्मिंग की जाती है, तभी तुम इसे समझ सकोगे। रटने से कोई फायदा नहीं। समझ गए? मैम प्रोजेक्ट यस मैम। प्रोजेक्ट एज इन का I'm मतलब कि कंट्रोल eating। फार्मिंग का फोटो गूगल से लो, उस फोटो का प्रिंट आउट निकाल सकते हो तो निकालो, अगर प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते तो उस फोटो को ड्रॉ करो। प्रॉपर एक प्रोजेक्ट बनाना है कि कैसे सॉइल कंजर्वेशन को हम रोकेंगे। टेक्निक को अच्छे से डिस्क्राइब करनी है, ये तुम लोग करोगे और टेक्निक के नाम मैं बता रही हूँ और इस पे मार्क्स मिलेंगे। मैम नोटबुक में ही ना? हाँ नोटबुक में ही करनी है।
ओके मैम। मैम हम लोग इस प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन बना सकते हैं? बनाओ, प्रेजेंटेशन भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसलिए प्रोजेक्ट के फॉर्म में दे रही हूँ, कहने से कभी समझ में नहीं आता। कंटूर फार्मिंग, क्योंकि कंटूर फार्मिंग अगर मैं बोलूंगी कि ये माउंटेन है और उस पर ये कंटूर के फॉर्म बना, कंटूर मतलब कर्व, कर्व में खेती की जाती है तो कंटूर फार्मिंग बोलते हैं। अगर कर्व की जगह टेरिस बना दिया जाएगा माउंटेन पे तो उसको टेरिस फार्मिंग कहते हैं। लेकिन जब तुम इसे गूगल करोगे तब तुम देखोगे दार्जिलिंग वगैरह में कैसे की जाती है, तब ज्यादा मजा आएगा, लिखने में तो क्या ही है, समझ गए? तो कंटूर फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग, चाहे तो पीपीटी बना लो, चाहे गूगल करके अपनी कॉपी में लिख लो, ड्रॉ वगैरह अच्छे से करना है, टेक्निक वगैरह को अच्छे से देखना है, यूट्यूब मैम प्रिंट आउट तो निकाल सकते हैं ना? हाँ, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और यूट्यूब वगैरह में वीडियोस की हेल्प भी ले सकते हो, कैसे स्ट्रिप क्रॉपिंग की जाती है, और उसको शेयर करना है प्रॉपर। जिसका प्रेजेंटेशन और डायग्राम डिस्क्रिप्शन सबसे बेटर लगेगा, सबको अपने अपने घर से देना है, उसको मिलेगा स्पेशल सॉइल कंजर्वेशन अवार्ड। स्ट्रिप क्रॉपिंग वाओ, मतलब क्या? अब वो तो अवार्ड जब मिलेगा तब पता चलेगा ना कि उसके अंदर क्या है, अभी थोड़ी ना, अभी तो मैं बता रही हूँ कि एक अवार्ड ऐसा रखा है मैंने। मैम क्या लास्ट डेट ऑफ सबमिशन? लास्ट डेट ऑफ सबमिशन कुछ नहीं है, ये आफ्टर होली लिया जाए, होली के आफ्टर रक्षाबंधन, इसको डिस्क्रिप्शन देना, तो बस 15-20 दिन है, आराम आराम से करो, रक्षाबंधन की वैकेशन में भी कर सकते हो, बट इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बनाना है ताकि सामने वाला देखे और चौंक जाए कि अरे ये भी सॉइल कंजर्वेशन हो सकता है। रोट लर्निंग नहीं करनी है कि केवल रट लिया के मल्चिंग कर दें, रोटेशन कर मैम दें। हाँ मैम फोर्थ में क्या लिखा है? मल्चिंग, मल्चिंग, MULCHING। ये एक टर्म अपने आप में बहुत सेल्फ एविडेंट है, इसको तुम्हें खुद सर्च करना है, चाहो तो YouTube पे सर्च कर लो और देखो कि मल्चिंग कैसे की जाती है, तब तुम्हें अच्छा लगेगा। 1-1 2-2 मिनट के वीडियोस मिल जाएंगे इन सबके YouTube पे आसानी से, और फिर अच्छा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बनाना है, बिल्कुल मेरा दिल खुश हो जाएगा। मैम लिखने के बाद क्या करना है? इसको लिखने के बाद बस कुछ नहीं, ये खत्म है, यही तो प्रोजेक्ट है। मैंने सॉइल कंजर्वेशन की टेक्निक तुम लोग लिख के बता दी है, क्वेश्चन में तुमसे केवल ये टेक्निक पूछी जाएंगी, लेकिन मैंने तुम लोगों को इसमें दिया है एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए सॉइल कंजर्वेशन पे, वो मैंने पूरा डिस्क्राइब कर दिया है कि सॉइल कंजर्वेशन पे प्रोजेक्ट बनाना है इन 5 टेक्निक्स की हेल्प से। तो माने आप भी सुन लो, ये लास्ट टॉपिक है सॉइल कंजर्वेशन का, जिसमें मैंने सॉइल कंजर्वेशन की टेक्निक यहाँ पर लिख दी है। इन टेक्निक के ऊपर आपको एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बनाना है, और वो प्रोजेक्ट में 1 बाय 1 आप पीपीटी बना सकते हैं, हार्ड प्रोजेक्ट बना सकते हैं, आप वर्ड फाइल बना सकते हैं, जो भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे उसको आपको स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। अब 1 बाय 1 हर एक इंसान अपना प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देगा, जिसका प्रोजेक्ट बेस्ट आएगा उसको अवार्ड मिलेगा। मैम अब व्हाट्सएप अवार्ड पे में क्या भेज है ये सकते मत हैं? पूछना। हाँ मैम व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं? व्हाट्सएप पे नहीं भेज सकते, प्रेजेंटेशन होगा क्लास में, एक लाइव ओके क्लास मैम। रखूंगी मैं, 1 बाय 1 सबको 10-10 मिनट दिए जाएंगे अपनी प्रेजेंटेशन देने का। ये समझ लो कि आपको ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देना है, इस पे आप पीपीटी के हेल्प से देना चाहते हो, पावर पॉइंट के हेल्प से देना चाहते हो, वीडियो के हेल्प से देना चाहते हो, हार्ड कॉपी देना चाहते हो, हार्ड कॉपी भी शेयर करनी पड़ेगी, उसका पीडीएफ या कैम स्कैनर से उसको स्कैन करना पड़ेगा, या वर्ड फाइल करना चाहते हो, जो फॉर्मेट में आप करना चाहते हो करो, एक प्रोजेक्ट आपको बनाना है इस पर। और इसका जो अवार्ड होगा वो वैसा अवार्ड नहीं होगा, हॉल ऑफ फेम पे उसका पूरा डिक्लेयर किया जाएगा, साइट पे जाएगा एलसी की, तो सोच समझ के अपना करना, जो भी करना है, समझ गए? मार्क्स तो मिलेंगे ही ऑब्वियसली। मैम कितने मार्क्स का है? ठीक, मार्क्स तो अभी ऐसे मैंने प्रेजेंटेशन में डिवाइड नहीं करे, बट समझ लो कि 50 मार्क्स का होगा वाइवा और ये सब मिला करके, बाकी लोग के साथ भी शेयर किया जाएगा। और अगर आप अच्छा रहा तो इसको बनाते चलना, तो हो सकता है इंटर क्लास कंपटीशन भी हो कि 8th वालों का 9th वालों के साथ हो सॉइल कंजर्वेशन का, उसमें भी काम आ सकता है। तो इसको डिटेल में करना है, मजाक में नहीं लेना है कि बस 2-3 पन्ने लिख दिया और हो गया, समझ गए? तो लहू लुहान होकर के नहीं आ जाना है कि वहां गए बड़े बच्चों के साथ और पिट के आ गए। तो डिटेल में जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करनी है इस प्रोजेक्ट पर, समझ